आप सभी का स्वागत है शिवम टीचिंग पॉइंट पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आप सभी जानते ही हैं रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है दोस्तों। जुलाई मंथ में रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने ग्रुपों में, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुँच सके और स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ। दोस्तों राज्यसभा एवं लोकसभा में दोस्तों लोकपाल बिल जो है पहले भी अधिक सख्त नियमों के साथ था, पर लेकिन और अधिक सख्त नियमों के साथ कब पारित हुआ बताइए दोस्तों किस सन में। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों 2013 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, तो प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। बताइए दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है बताइए। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या प्रजातांत्रिक गणराज्य या फेडरलिज्म। बताइए दोस्तों 4 आंसर में से 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही होगा बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। तो संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता ये भी संविधान की प्रस्तावना का भाग है, समाजवाद ये भी दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग है, और प्रजातांत्रिक गणराज्य ये भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग है। किंतु जो फेडरलिज्म है दोस्तों ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में, तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है दोस्तों निम्न में से कौन संसदीय प्रकार की सरकार का एक लक्षण है। तो दोस्तों सरकार के अंदर एक संसदीय प्रणाली होती है और वह संसदीय प्रकार की सरकार का एक लक्षण होता है। बताइए दोस्तों वह कौन सा लक्षण है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए दोस्तों। कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, या कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही है, या न्यायपालिका कार्यपालिका को जवाब देती है, या विधायिका कार्यपालिका को जवाब देती है। बताइए दोस्तों संसदीय सरकार का एक प्रमुख लक्षण होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों कार्यपालिका विधायिका को जवाबदेह है। तो दोस्तों कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। यदि कार्यपालिका कोई भी कार्य करती है तो उस कार्य का जवाब विधायिका को देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है दोस्तों कि संविधान संशोधन के अनुसार मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बताइए दोस्तों 57वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। बताइए दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, किस संविधान के अंतर्गत हुआ था ये बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। एक ऑप्शन नीचे है दोस्तों, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा, संशोधन के द्वारा बताइए दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। क्या पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है दोस्तों प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। बताइए दोस्तों प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। बताइए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए यदि आपको आंसर पता है तो। दोस्तों आंसर दिए कीजिए, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बताइए दोस्तों प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, 6, 7, 8 या 5। बताइए दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। क्या पूछा गया है, तो भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। तो भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों बताइए, आंसर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय, सांसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। बताइए दोस्तों
भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। तो भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। यही न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है दोस्तों हमारा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है दोस्तों, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? बताइए दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति है वो विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, यदि आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य हुए बिना राज्य सरकार में केवल 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 8 का 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहा जाएगा दोस्तों? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, या सभी धर्मों के राज्य को धर्म मानने वाला राज्य, या एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाएगा? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को हम दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं दोस्तों, यही इसका एक लक्षण है। चलिए, और ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी दोस्तों मैं आपको दिखा नहीं पाया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था धर्म विरोधी राज्य, तो दोस्तों वो ऑप्शन गलत था। चलिए आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या पूछा गया प्रश्न नंबर 9 में? तो प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? चलिए दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मौलिक अधिकार के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, या राष्ट्रपति, या केवल उच्च न्यायालय? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ABCD। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 9 का। बताइए दोस्तों। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा दोस्तों सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है दोस्तों, इसी के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकार अभी सुरक्षित बने हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ क्या पूछा गया है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों इंडिया का, तो उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ABCD। तो बताइए कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? राष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री, या मंत्रिपरिषद? तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो दोस्तों ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों जनरल अवेयरनेस का ये प्रैक्टिस सेट लगातार आपको डेली मिलता रहेगा, और एग्ज़ाम तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। आपको 2022 में जॉब लेनी है, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, अपनी तैयारी को एकदम बूस्टअप रखिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताने वाला विकल्प बताइए दोस्तों, किसके माध्यम से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं दोस्तों? बताइए, आंसर दीजिए। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया जाता है या कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ क्या पूछा गया है दोस्तों? आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की तरफ क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप सभी के सामने। बताइए दोस्तों, देखिए 4 ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बताइए दोस्तों,
71वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था, या 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 73वें या 74वें? बताइए दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था दोस्तों? तो ये मिला था दोस्तों 73 में संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में? तो प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया दोस्तों? भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पर? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के ये सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी और 2022 में होने वाले सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना किया करें बीच में, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक रहता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन अभी आपने वीडियो यहाँ से स्किप कर दिया और यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको स्क्रीन के सामने देखने को मिल जाए, तब आपको कैसा लगेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 में। बताइए दोस्तों, भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है? किसी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। किसी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, राज्यपाल या ये सभी। तो किसी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार केवल दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। ये किसी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, किस पदाधिकारी को संसद का सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। किसको अधिकार है दोस्तों? तो दोस्तों, ये अधिकार है दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके माध्यम से ये संसद के सदस्य हुए बिना भी संसद को संबोधित कर सकते हैं दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है दोस्तों? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 1 सेकेंड दोस्तों। तो क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 16 में? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए ऑप्शंस आपको दिखा रहा हूँ। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। 6 वर्ष का, 8 वर्ष का, या 5 वर्ष का, या 3 वर्ष का। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप सभी के सामने, ABCD। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का। तो ऑप्शन से सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप सभी के सामने, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। इन्हीं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता परिषद की संस्था चलती है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ। क्या पूछा गया 18 नंबर में? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बताइए, जो हमारा संविधान गठन हो रहा था उस समय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 19 में? तो प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप सभी के सामने, BR अम्बेडकर, JB कृपलानी,
या जवाहरलाल नेहरू या BN राव? बताइए दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा की? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब। चलिए प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया है दोस्तों? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आंसर दीजिए दोस्तों। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BR अम्बेडकर को या BN राव को या MK जोशी, MK मुंशी या वल्लभ भाई पटेल? बताइए दोस्तों, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में दोस्तों BN राव को नियुक्त किया गया था। दोस्तों संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या पूछा गया है दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? बताइए दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं आप सभी के सामने। सच्चिदानंद सिन्हा या वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? बताइए दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शंस दिए गए हैं आप सभी के सामने ABCD। तो बताइए कौन सा होगा राइट आंसर? बताइए दोस्तों, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950? बताइए दोस्तों, कब पारित किया था हमारे संविधान को अंतिम रूप से? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23 में? तो दोस्तों 23 में पूछा गया है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो बताइए दोस्तों, अभी पूछा गया था दोस्तों अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था। अभी पूछ रहा है भारतीय संविधान को किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया था। आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी के सामने। 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1957 या 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950? तो हमारे संविधान को दोस्तों पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है? लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या पूछा गया है? लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन दोस्तों लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों संसदीय प्रणाली जो है वह इंग्लैंड से ली गई है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।